ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग नोड जेएस पढ़ रहे हैं। और हमारा पहला नोड जेएस का वीडियो आउट हो चुका है, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि हम लोग इसको कैसे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा और ओवरव्यू लेंगे कि आखिरकार नोड जेएस क्यों पढ़ते हैं, एपीआई हम लोग क्यों बनाते हैं और क्या बेनिफिट होता है। तो देखो, सबसे पहले काम करते हैं हम लोग कि कुछ एपीआईज हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे काम करता है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि हम लोग क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रड लिखा हुआ है, यानी कि क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ये 4 मेथड होती है हमारे यूनिवर्सल, जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, यही चीज़ें परफॉर्म करके सारी चीज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप कोई भी शॉपिंग ऐप चला रहे हो, उसमें अगर आपने एक किसी भी चीज़ की शॉपिंग की तो हम लोग न्यू चीज़ें क्रिएट करते हैं, यानी कि न्यू ऑर्डर हम लोग क्रिएट किए। अगर वो हम लोग का स्टेटस देख रहे हैं, यानी कि उसको हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें स्टेटस अपडेट हो रहा है तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और अगर वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो यही 3-4 चीज़ें ही हमारा मेन होता है। ठीक है, उसके ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। अब हमारे पास एक वेबसाइट है mockapi.io करके, जो हम लोग को थोड़ी डेमो के लिए मॉक एपीआई हम लोग को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग खुद का एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आकर सिर्फ लॉगिन कर लेना। प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे टू डू डाला। ठीक है, टू डू के बाद मैंने बोला कि टू डू नाम का, एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं शुरू से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। अभी मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ टू डू। यहाँ पे आप एपीआई के एंड पॉइंट भी दे सकते हो, यानी कि कौन सा एंड पॉइंट से, कौन सी रोड से हमारी एपीआई कॉल होगी। समझ में अभी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि रोड्स हम लोग कैसे काम करता है। ठीक है, अभी टू डू के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे आती है रिसोर्सेस बनाना, यानी कि हमारा एक टू डू प्रोजेक्ट तो बन गया, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर मैं मान लो, मैं आपको एक छोटा सा चीज़ें बताता हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास है एपीआई ई कॉमर्स का। ठीक है, तो अब एक प्रोजेक्ट है हमारे पास ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, हम लोग कितनी सारी कलेक्शन बना सकते हैं, यानी कितनी सारी डेटा अलग अलग टाइप की स्टोर करेंगे। जैसे कि मान लो कि कुछ होता है, कुछ डेटा जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट डेटा होगा, यानी कि कितनी सारे प्रोडक्ट्स है वो हमारे एक कलेक्शन में होंगे। या फिर मान लो कितना ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर का एक डेटा होगा। ठीक है, ऑर्डर्स। फिर और क्या बोल सकते हैं, कितने कस्टमर है हमारे पास, यानी कि कितने यूजर्स हैं उसकी डेटा हो जाएगा, कितनी सेलर्स हैं उसकी डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास कलेक्शन होती है, यानी कि हम लोग अलग अलग टाइप की डेटा अलग अलग कलेक्शन के अंदर रखना प्रेफर करते हैं ताकि उसको अच्छा से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि रिसोर्सेज क्या है, तो मैं बोल देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट टू डू है उसमें पहले तो हम लोग टू डूज रखेंगे। अब जो टू डू रखेंगे उसका स्कीमा क्या रहेगा, यानी कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आप रखोगे। तो मैं चाहता हूँ कि टू डू का पहला तो आईडी रहेगा। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि कब क्रिएट हुआ वो रहेगा, फिर मैं चाहता हूँ कि उसकी टाइटल क्या है। ओके, एंड इसको हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे। फिर मैं चाहता हूँ कि इज कंप्लीटेड, यानी कि ये हमारा टू डू कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, इसको बूलियन बनाएंगे। और कोई वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ से ऐड करके उसका नाम डालो, उसको डेटा टाइप डालो और कर सकते हो। ठीक है, मैं बस यहाँ पे अभी सेव करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब हमारे पास एक एंड पॉइंट बन चुका है टू डूज के नाम से। ओके ओके, तो हमारा स्कीमा बन चुका है और हमारा एक कलेक्शन, इसको हम लोग कलेक्शन बनेंगे, यानी कि टू डूज के अंदर हमारे पास एक कलेक्शन है। ओके, अभी हम लोग इसको हिट नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा कलेक्शन के अंदर एडिट पे अगर क्लिक करें तो ये हमारा स्कीमा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम लोग डेटा पे क्लिक करें तो यहाँ से हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डेटा को ऐड नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे क्लिक करके डेटा को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो हमारा डेटा जनरेट हो चुका है, 11 डेटा हमारे पास जनरेट हो गया। अब उसको कैसे देखेंगे, तो जैसे टू डू पर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास एक जो भी डेटा हमारा कलेक्शन के अंदर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब बोलोगे कि भाई ये तो ऑटो जनरेटेड डेटा है, हम लोग को जब भी काम करेंगे तब तो हम लोग अपना यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग अपना ही यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग समझने के लिए ये डेटा को हम लोग देख रहे हैं। अभी हमारा देखने वाली चीज़ क्या है कि हमारा इसको बोलते हैं हम लोग बेस यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बेस यूआरएल और ये हमारा एंड पॉइंट है। जो मैंने बोला कि टू डूज कलेक्शन जो बना रहा है वो हमारा एंड पॉइंट है, और इसी के बेस पे हम लोग इसको हिट किए। देखो ये हमारा बेस यूआरएल है और उसके बाद हमारा एंड पॉइंट है, यानी कि कहाँ हम लोग बेस यूआरएल को हिट कर रहे हैं, यानी टू डूज हम लोग हिट कर रहे हैं। कल को अगर मान लो इस सेम प्रोजेक्ट में हमको और चीज़ें लाना है, जैसे मान लो यूजर्स हमारा कितना है वो डालते हैं, तो यूज़र क्रिएट क्या हुआ, अपडेट कब है, और उसकी अवतार क्या। तो ये चीज़ हो गया। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारा 26 यूज़र हमारा ऑटो जनरेट हो जाए। तो अब क्या करूँगा मैं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे टू डू जगह हटा के यूज़र जैसे लिखूँगा, इंटर दबाऊँगा, तो ये हमारा यूज़र्स की डेटा आ गया, यानी कि हमारे पास इतने सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, यानी कि हमारे पास एक कलेक्शन है, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम लोग 2 कलेक्शन बना लिए, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप की डेटा होगी। अब ये अलग कलेक्शन बनाने से मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसके अंदर जितने भी डेटा होगा वो सेम डेटा टाइप की होगी, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट का होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास पहले क्रिएटेड एट है, नेम है, अवतार है, आईडी है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, कभी कभी रिस्पॉन्स में हमारा ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन हमारी वेरिएबल सेम रहती है। ठीक है, वैल्यू की पेयर सब सेम रहेगा, डेटा टाइप सेम रहेंगे, कोई भी चीज़ें सेम नहीं होगा। अगर आगे पीछे करोगे या फिर किसी में डेटा टाइप अलग कर दिया तो फिर रेंडर करते टाइम हम लोग को प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो हम लोग इसीलिए अलग अलग कलेक्शन का यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग डेटा हम लोग रख सकें। और यहाँ पे मैंने जितने भी कलेक्शन बताएं, आप एक काम करना कि ई कॉमर्स की प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर जितना आप हो सके उतना चीज़ों को आप जनरेट करो। ठीक है, उतना ऐड करो, नया प्रोडक्ट ऐड करो, या फिर हमारा यूजर्स कलेक्शन हो गया वो ऐड करो, तो सारी रिसोर्सेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस एपीआई को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी थोड़ा दिन के लिए यूज़ करना है। देखो ये जो मॉक एपीआई है वो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करो और बैक एंड बनने में भी टाइम है, तो हम लोग बैकएंड के एज अ मॉक यूज़ करके हम लोग अपनी एपीआई को वहाँ पर रनिंग करवाते हैं, क्योंकि अभी बैकएंड बना नहीं है तो हमारे पास कोई एपीआई होगा नहीं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फ्रंट एंड का काम रोके बिना मॉक एपीआई का यूज़ करके वहाँ पे हम लोग फ़िलहाल के लिए मॉक यूज़ करते हैं। जब हमारा एपीआई बन जाता है, बैकएंड बन जाता है, तो हम लोग नॉर्मली सिर्फ यूआरएल चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम और एज इट इज चलते रहता है जैसे हम लोग चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए मॉक का यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हम लोग बाद में भी करेंगे जब हम लोग, आई थिंक मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि मॉक एपीआई का यूज़ करना पूरा, हम लोग एक टू डू ऐप बनाए थे इसके हेल्प से। ठीक है, एपीआई कॉल, हाँ एपीआई कॉल जब हम लोग सीख रहे थे तब मैंने बताया था। तो आज हम लोग देखें कि एपीआई कॉल कैसे हम लोग कर सकते हैं, और एंड पॉइंट क्या है, बेस यूआरएल हम लोग किसको बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं है, ओवरव्यू है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो हम लोग देंगे ताकि हमारा समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा लेंदी नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।